हेलो स्टूडेंट, आदर्श विद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विज्ञान विषय में हमने अभी तक धातु और अधातु के जो सबसे अच्छे टॉपिक होते हैं वो सभी पढ़ लिए हैं। हमने शुरुआत की थी हमने कि धातु कितने होते हैं, अधातु कितने होते हैं, उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में हमने बहुत विस्तृत चर्चा की थी कि धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, अधातु में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फिर हमने धातु और अधातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है कि धातु और अधातु वायु के साथ, जल के साथ, अम्ल के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके अतिरिक्त एक और रासायनिक अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस पूरे प्रकृति में लगभग 118 तत्व पाए जाते हैं, उनमें से जो अधिकतर है वह धातु और अधातु में वर्गीकृत है। तो जो धातु होती है अधिकतर वही अभिक्रियाएं करती हैं, क्योंकि अधातुओं में अधिकतर कुछ गैसें होती हैं। तो बात करते हैं धातु के गुणों की। तो कुछ धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है कि जल के संपर्क में आती है वो अभिक्रिया कर जाती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, उनको केरोसिन में रखा जाता है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि तांबे के बर्तनों में या एल्यूमिनियम के पात्र में कभी भी खट्टी पदार्थ मतलब दही को या फिर अचार को नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अचार या फिर दही खट्टा है, खट्टा मतलब अम्ल हो जाएगा और धातु अम्ल और धातु अभिक्रिया करेंगे और लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। उस जगह पर वो पदार्थ क्या हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। इसलिए कभी भी खट्टे पदार्थों को धातु के पात्रों में नहीं रखा जाता है। तो धातु के विशेष गुण होते हैं। तो कुछ धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करती हैं, अम्लों के साथ में अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं अपने से ज्यादा अभिक्रियाशील को या अपने से कम क्रियाशील को भी वर्गीकृत करने का गुण रखती है। तो आज उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभिक्रिया का नाम है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन किसी का स्थान को उसकी जगह से हटाना। तो पहले एक हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। हम क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय, इसको लवणीय भी बोल सकते हैं, लवण जलीय विलयन में से पृथक कर देता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि आपके सामने है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बहुत अधिक क्रियाशील तत्व, एक सक्रियता सारणी होती है, उसके अनुसार कुछ तत्वों को ऊपर रखा गया है जो कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, उसके बाद आते हैं मध्यम क्रियाशील और नीचे की तरफ आते हैं निम्न या कम क्रियाशील तत्व। जैसे कि सोना चांदी को आप जल में, वायु में, अम्ल में किसी के भी साथ में रखिए, किसी के साथ भी अभिक्रिया कराइए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोहे को यदि हम वायु में रख देते हैं तो उसके ऊपर धीरे धीरे जंग लग जाता है। ये एक मध्यम क्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार से सोडियम को मैंने बोला कि जल में रखने पर वो क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। तो वो क्या है? बहुत तेज अभिक्रिया है। तो इसी प्रकार से जो अभिक्रिया मैंने यहाँ लिखी है उसमें लिखा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके जलीय विलयन, लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, ये प्रयोगशाला में होगा, ये
जो परख नाली होती है उसके अंदर संपन्न होती है। तो हम एक डेमो के तौर पे यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि AB एक पदार्थ है, ठीक है, और मैंने उसकी अभिक्रिया किससे कराई, C से, ठीक है। तो ये जो C है वो ज्यादा क्रियाशील है और वो क्या करेगा, इस A को प्रतिस्थापित कर देगा, इस A की जगह ले लेगा। तो आप देखिए इस A की जगह पर C को रख के देखिए तो क्या बन जाएगा, ये CB बन गया और बाहर कौन आ गया, A बाहर आ गया, आया। तो ये एक पैटर्न हो गया है, ठीक है, कि AB में अगर C की अभिक्रिया कराएं तो C ज्यादा पावरफुल है किससे, A से, तो इस A को हटाएगा और उसकी जगह ले लेगा। ये वैसा ही है जैसे क्लास में अधिक मोटा तगड़ा जो स्टूडेंट होता है वो अपने से कमजोर स्टूडेंट को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह बैठ जाता है, तो वैसा ही कुछ है ये। तो जैसा हम एक अभिक्रिया लिखते हैं CuSO4, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट। इसकी अभिक्रिया कराई Zn से, क्या है ये, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा क्रियाशील है। तो यहां से क्या करेगा, जिंक इस कॉपर को हटाएगा। तो देखिए जरा, इसको हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, Zn इसकी जगह आ जाएगा, क्या बना, ZnSO4 प्लस बाहर कौन आया, Cu, कॉपर बाहर आ गया, सही है। इसी प्रकार से यदि क्या कराएं H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया यदि कॉपर से कराई जाए तो कॉपर जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। कॉपर की अभिक्रिया हाइड्रोजन और SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि कॉपर को डाल दिया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, पीछे क्या बचेगा, CuSO4, ये U है और मैं और इस प्रकार से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या बन गया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, और पीछे क्या बचा, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक प्रयोग के तौर पर भी इसको हम करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये संभव होता है। इसको लिखने के बाद आप कंटिन्यू लिखिएगा। प्रायोगिक रूप से हम दर्शाते हैं कि किस प्रकार से प्रयोगशाला में ये संपन्न होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक परख नली है यहाँ पर, ठीक है। तो इस परख नली में हमने क्या किया, CuSO4, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है। कैसा होता है, नीला, ये नीले रंग का होता है, नीला तोता भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट इसके अंदर हमने लिक्विड द्रव अवस्था में डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर और क्या डाला, Fe बोले तो लोहा, तो लोहे की हमने क्या डाल दी, चूर्ण। लोहे को पीसी हुई अवस्था में इसके अंदर डाला या लोहे के टुकड़े जो है उसके अंदर डाला। फिर इसको क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को लेकर हमने शेक किया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुई, इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ हुई। और यदि मैं एरो से आपको बताऊं वापस एक नई परख नली, इसी परख नली को, कि इस परख नली में अब क्या हुआ होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टुकड़े, कुछ पदार्थ हमें प्राप्त होता है ना, और उसके ऊपर क्या है, लिक्विड बन जाता है। ये लोहे की चूर्ण इसके अंदर डाली तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूं कि CuSO4 प्लस Fe, ये रो, ठीक है। तो जो चीज मैंने यहाँ की वो मैंने यहाँ पर लिख की, कॉपर सल्फेट में मैंने लोहे को डाला। अब हुआ क्या कि इसके अंदर जैसे ही डाला तो ये जो कॉपर है ये साइड में आ गया और यहाँ नया पदार्थ बना FeSO4। इसका रंग कैसा है, ये हरे रंग का हो जाता है,
हरे रंग का विलयन, ठीक है ना। ये नीला रंग का विलयन है। विलयन का मतलब होता है लिक्विड, जो द्रव है, जलीय विलयन। तो क्या बन गया यहाँ पर, FeSO4Cu बाहर। तो हम बोल सकते हैं कि Fe जो है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए उसने क्या किया, इस Cu को साइड में कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और बना क्या, FeSO4। तो आप इस डायग्राम को भी बनाएंगे और ये रासायनिक अभिक्रिया भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज के बारे में, जो कि हमें लगभग पता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, धातु तथा अधातु के उपयोग। तो हमें पता है कि लोहे से क्या बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, ट्रेन, पटरी, पुल, जितने भी, क्योंकि मजबूत है, दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका निर्माण बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी ट्रेनें, पुल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा और बात करें तो सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग जेवर, आभूषण बनाने में किया जाता है। देखे होंगे आपने सोने चांदी के आभूषण। इसी प्रकार से बात करें, एल्यूमिनियम, कॉपर का उपयोग विद्युत तार बनाने में। इसके अलावा बात करें, एल्यूमिनियम का उपयोग गर्म खाद्य को पैक करने में, ठीक है। इसके अलावा बात करें, चांदी का उपयोग सौर चूल्हे में, ठीक है। और धातु का उपयोग विभिन्न उद्योगों में, जैसे सोडियम क्लोराइड, है ना, डिटर्जेंट, साबुन, पेंट आदि बनाने में। तो बहुत सारे, यदि इनको लिखते जाएंगे तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि धातुओं का उपयोग बहुत बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया है। धातुओं की बात हो गई है, बात करते हैं अधातुओं की। ये अधातुओं के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो शुरू करते हैं अधातु के बारे में। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन श्वसन तथा दहन के लिए। यदि हम बात करें, हम जो श्वसन करते हैं, हमारे लिए जो जीवनदायिनी गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। और दहन के लिए, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की कुछ गोलियां या फिर क्लोरीन पाउडर को जल में डाला जाता है, जिससे वह कीटाणु और रोगाणुओं को खत्म करती है, जल को साफ करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक
और कीटनाशक में उर्वरक और कीटनाशक बनाए जाते हैं, खेतों में डाले जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। हाइड्रोजन का जेट वायुयान में ईंधन का उपयोग। जेट वायुयान में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर फास्फोरस से पटाखे, दिया सलाई में पटाखे और जो दिया सलाई मतलब जो माचिस होता है, माचिस की जो तीली होती है उसके ऊपर आगे जो लगा रहता है उसमें फास्फोरस होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अधातु हैं जिनका उपयोग किया जाता है। आप और देखिए, ढूंढिए और इसको अच्छे से लिखिए, समझिए। ये चैप्टर हम यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।